डोवर बीच मैथ्यू आर्नल्ड का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस पोएम है और पूरा विक्टोरियन एज का इसको वन ऑफ द बेस्ट पोएम माना जाता है। इस पोएम ने पहली बार पब्लिश हुआ था न्यू पोएम्स नाम का एक पोएम कलेक्शन में 1867 में। हालांकि माना जाता है कि मैथ्यू आर्नल्ड ने इसको लिखा था अपना हनीमून में, जब वो फ्रांसिस लूसी वाइटमैन के साथ उनका हनीमून मनाने गई थी डोवर बीच में 1851 के आसपास। तो उस दौरान उन्होंने ये लिखा था। इसमें जो दो मेन थीम है वो एक चीज़ आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है विक्टोरियन एज का, ठीक है, वो यहाँ पे आता है। और उससे भी ज़्यादा जो थ्रू आउट द पोएम दिखता है वो है एक क्रिश्चियनिटी का फेथ, जो उसमें कमी आ रहा है। पहले दुनिया में जो रिलीजियन का पकड़ था, अब वो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक एडवांसमेंट और उससे भी ज़्यादा जो डार्विन का ये जो थियोरी ऑफ एवोल्यूशन आया था ना, ये सब चीज़ का सम्मिलित प्रभाव में जो क्रिश्चियनिटी का पकड़ धीरे धीरे छूट रहा है, डाउट और क्वेश्चन आदमी का मन में आ रहा है और रिलीजियस फेथ धीरे धीरे जा रहा है। इसका एक जो नुकसानदायक प्रभाव है ये पूरा पोएम में देखने को मिला है। ठीक है, तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर। तो जो समंदर है वो काफ़ी शांत है आज रात को, ठीक है। जो टाइड है, जो ज्वार है, वो अपना संपूर्ण रूप में है, ठीक है। और द चांद है वो बहुत ही सुंदर तरीके से दिख रहा है। अपॉन द स्ट्रेट्स, स्ट्रेट का मतलब होता है कि दो लैंड मास के बीच में संयोगकारी एक आपका वाटर बॉडी, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट इन द सेंस किसको मेंशन किया जा रहा है? इंग्लिश चैनल को, जो फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ता है। यहाँ की डोवर बीच मतलब जहाँ पे वो है अभी मैथ्यू आर्नल्ड जहाँ पे है, वो इंग्लैंड के साउथ ईस्ट एक कोस्ट में पड़ता है और वहाँ से फ्रांस का दूरी बस 21 माइल है, ठीक है। इतना करीब है वो कि उल्टा साइड में फ्रांस नज़र भी आ रहा है पोइट को, ठीक है। तो इसीलिए ये इंग्लिश चैनल को यहाँ पे मेंशन किया गया है एज अ स्ट्रेट, ओके। और ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन। तो दूसरा साइड में जो फ्रेंच कोस्ट है, जहाँ पे फ्रांस दिख रहा है, वहाँ का जो लाइट है, वहाँ से जो लाइट आ रहा है वो ग्लिम मतलब वो चकमका रहा है और बंद हो गया है, एक्सटिंग्विश्ड, ओके। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्ट्रैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट। क्लिफ मतलब होता है हाई लैंड, ठीक है, ऊंचा टीला पहाड़ी का। तो डोवर बीच में खास करके एक चौक का बड़ा बड़ा आपका टीला है, ठीक है, सफेद दिखता है और जब उसमें चांद का रोशनी आता है तो वो बहुत ब्राइट शाइन करता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसीलिए बताया है ग्लिमरिंग, ग्लिमरिंग यानी शाइनिंग, स्पार्कलिंग। वास्ट मतलब वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे टीला है, ठीक है, चौक का बने हुए, वो चांद का रोशनी में जगमगा रहे हैं। आउट इन द ट्रैंक्विल बे, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, बे इन द सेंस वहीं आपका सागर का हिस्सा को बताया जा रहा है, इंग्लिश चैनल को बताया जा रहा है। तो यहाँ तक एक बहुत ही नेचुरल लैंडस्केप को पेंट किया गया है, बहुत ही सुंदर एक शांत सा माहौल को दर्शाया गया है कि पोएट है समंदर का शांति को एंजॉय कर रहे हैं, चांद है, ठीक है, ज्वार है, ये सब चीज़ को वो बहुत ही सुंदर तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं। माहौल लग रहा है सब कुछ शांत है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही पोएम आगे बढ़ेगा तो हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे ये जो एक सेंस ऑफ ब्यूटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, यहाँ से पोएट धीरे धीरे एक टेंशन या एक क्राइसिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ता है। कम टू द विंडो। अच्छा, अब वो अपना जो लवर है या वाइफ है उनको बुला रहे हैं कि आओ, खिड़की की तरफ आओ। स्वीट इज द नाइट एयर, रात का जो हवा है वो कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, आओ जरा इसका मजे लो। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे बट द सी मेड्स द मून ब्लांच लैंड। तो लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे यानी यहाँ बीच का बात किया जा रहा है। स्प्रे इन द सेंस आपका फोम, फ्रॉथ, जो आपका पानी आकर के बीच में टकराता है तो एक झाग जैसा बनता है ना, उसी को बताया जा रहा है कि ये बीच का जो इतना बड़ा लंबा लाइन है, तो इतना जो समंदर का पानी से झाग बन रहा है, वहाँ देखो सी और लैंड मिल रहे हैं एक साथ, समंदर और जमीन एक साथ मिल रहे हैं, इट्स अ जंक्शन पॉइंट। मून ब्लांच, ब्लांच का मतलब होता है ब्लीड, टर्न इनटू वाइट, सफेद बन जाना। तो चांद का रोशनी से पूरा सफेद बन चुका है पूरा जो जमीन है, ठीक है, तो इसीलिए मून ब्लांच कहा गया है। तो सी यहाँ जो है एक सिंबल है। सी किस चीज का सिंबल है? सी फेथ का सिंबल है, रिलीजियन का सिंबल है, और एक तरीके से मानवता का जो एक्सपीरियंस है, जो जिंदगी का ट्रेजेडी है, जो जिंदगी का दुख है, उसका भी एक सिंबल है यहाँ पे सी। जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ते जाएगा वैसे ये सिंबलिज्म और ज़्यादा क्लियर होते हुए जाएंगे। और यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट है, एक तरीके से जो बीच है, ये सी और लैंड का मीटिंग पॉइंट है।
तो उसी तरीके से मानव जिंदगी जो है या मानव एक्सपीरियंस जो है वो सुख और दुख का मीटिंग पॉइंट है, वो फेथ और फेथलेसनेस का मीटिंग पॉइंट है। और आज दुनिया ऐसा एक संधि में पहुंच चुका है, ऐसा एक जंक्शन में पहुंच चुका है जहां पे वो का कौन सा फेथ है और कौन सा डाउट है, कहाँ तक साइंस को फॉलो करना है, कहाँ तक रिलीजियन को फॉलो करना है, वो उसको कंफ्यूज्ड हो गया है, वो ब्लर हो गया है वो लाइन। ठीक है, तो यही का एक सिंबल वो अपना ये मून ब्लैंच लैंड और सी का मीटिंग पॉइंट से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। लिसन, यू हियर द ग्रेटिंग रोल ऑफ पेबल्स विच वेव्स ड्रॉ बैक। सुनो, तुमको सुनाई दे रहा होगा ग्रेटिंग। ग्रेटिंग मतलब कोई चीज को मतलब कुरेद देने वाला, इरोड कर देने वाला, रोर जो आवाज है, शोर है, ऑफ पेबल्स यानी छोटा छोटा जो पेबल्स रहता है, छोटा छोटा जो पत्थर रहता है, उसको जब समंदर का लहर आ रहा है तो अपने साथ उसको खींच के लेके जा रहा है। और जैसे खींच के लेके जा रहा है तो उसका साथ जो समंदर का नीचे का नरम मिट्टी का जो संघर्ष हो रहा है उससे वो थोड़ा सा कुरेद जा रहा है, वहीं को ग्रेटिंग रोर कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी किस चीज को सिंबलाइज करता है, जैसे ये वेव जैसे अपना साथ पत्थर को लेके जमीन को कुरेद दे रहा है, वैसे ही द वेव ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड द वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये क्या कर रहा है, हम लोग का जो नरम रिलीजियस फेथ है उसको कुरेद दे रहा है। उसी का जो एक संघर्ष का आवाज है, एक जो दुख भरा आवाज है, वो सुनाई दे रहा है। एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड, तो जब वेव वापस जा रहे हैं समंदर के तरफ, हाई स्ट्रैंड, स्ट्रैंड का मतलब शोर यहाँ मतलब बीच, तो ऊंचा शोर का तरफ जब वो वापस जा रहे हैं तब ऐसे कुरेदते हुए जा रहे हैं। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, वो पहले शुरू हो रहे हैं फिर खत्म हो रहे हैं फिर दोबारा शुरू हो रहे हैं, क्योंकि वेव्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। वेव्स एक बार आ रहे हैं तो आवाज हो रहा, फिर दोबारा पीछे जा रहे हैं तो आवाज हो रहा, फिर से मतलब आना जाना ये लगे हुआ रह रहा है। ये जो कंटिन्यूअस इरोशन है, कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन है, ये एक रिपीटिशन होते जा रहा है। कब से? फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल, बहुत दिन पहले से, जब से समंदर इस दुनिया में आया है तब से ये मतलब डिस्ट्रॉय और क्रिएशन, ये रिपीटेशन चलते जा रहा है। ओके, विथ ट्रेम्युलस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। ट्रेम्युलस का मतलब होता है शेकिंग, कांपता हुआ। कैडेंस यानी आपका एक ट्यून होता है, एक छंद, एक सुर ताल। कैडेंस, यहाँ पे कैडेंस इन द सेंस किस चीज का सुर ताल या छंद, जो वेव्स आ रहा है जा रहा है उसका रिदम। हाँ, तो धीरे धीरे ये जो वेव्स का आने जाने का, लहर का जो कांपने वाला जो छंद है, ये क्या कर रहा है, अपने साथ ला रहा है इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, एक यूनिवर्सल टोन, यूनिवर्सल म्यूजिक ऑफ सैडनेस। क्यों यूनिवर्सल है? क्योंकि सी तो आज से नहीं है, समंदर तो आज से नहीं है, जब से दुनिया पैदा हुआ तब से ये कुरेदते जा रहा है, तब से ये वेव आता जाता जा रहा है, इसीलिए इटर्नल। और जब तक दुनिया रहेगा तब तक सी ये काम करता रहेगा, दैट इज व्हाई इट्स इटर्नल। और सैडनेस क्यों? क्योंकि पोएट को यहाँ पे अपना जो इनसिग्निफिकेंस है वो समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग को सी का एक दूसरा सिंबल भी मिलता है, दैट इज सी इज अ पार्ट ऑफ नेचर्स डिस्ट्रक्शन और नेचर्स लॉ। क्योंकि आप देखिए, ये नियम है प्रकृति का कि आप कितने भी महान क्यों ना हो, कितने भी बड़े, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपको एक दिन ना एक दिन मिटना है ही। डेथ और टाइम का रैविज से आज तक कोई नहीं बच सका, तो आप भी नहीं बच सकोगे। कितने आज आपसे पहले भी कितने इंसान आए हैं, कितने प्राणी, कितने जीव आए हैं, और आपके बाद भी कितने आएंगे और कितने ही चले जाएंगे। तो ठीक जैसे समंदर का लहर बार बार आ करके अपने साथ ये सैंड को, ये पेबल्स को कुरेदते हुए लेते जाता है, वैसे लाइफ का भी जो स्रोत है, डेथ का जो लहर है, वो भी आकर के लाखों करोड़ों जिंदगी को ऐसे ही अपने साथ कुरेद के लेके चल जाता है। तो पूरा यूनिवर्स का बारे अगर सोचा जाए तो उसका सामने, उसका ब्रूटल फोर्स के सामने एक आदमी का जिंदगी कितना मायने रखता है, धूल बराबर भी मायने नहीं रखता। तो ये चीज सोच करके उनको काफी सैड फील हो रहा है, काफी छोटा, काफी म्यागर फील हो रहा है। यहीं पे हम लोग को समझ में आता है कि रिलीजियन का मतलब रोल कितना बड़ा है। रिलीजन क्या ऑफर करता है इस सैडनेस का फेस में? वो एक कंफर्ट ऑफर करता है कि नहीं, मानव जिंदगी बस चंद पलों का धरती में नहीं है, इसका बाद भी देयर इज आफ्टर लाइफ, यू कैन गो टू हेवन, ओके, यू कैन गेन इमॉर्टैलिटी।
तुम्हारा जो जिंदगी है वो बस तुम्हारा चारों दीवारी शरीर के अंदर सीमित नहीं है। यू हैव अ सोल विच इज इमॉर्टल, यू हैव सोल विच इज डिवाइन, यू कैन गो बैक टू गॉड। तो ये जो एक फेथ रिलीजन देता है, ये जो एक आश्वासन रिलीजन देता है कि यू कैन लिव बियॉन्ड योर अर्थली लाइफ, ये अभी कोई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी रिलीजियन धीरे धीरे खत्म हो रहा। तो अब ये इनसिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दैट इज वाई द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। ठीक है। Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. Sophocles कौन है? वो है कि एंशियंट ग्रीक ड्रामेटिस्ट, ट्रेजिक राइटर वो थे, ट्रेजेडी लिखा करते थे। तीन महान ग्रीक ट्रेजेडियंस या ड्रामेटिस्ट थे उस वक्त, एक सोफोक्लिस, एक यूरिपिडिस और एक एस्किलस। तो उसमें सोफोक्लिस भी काफ़ी एक एमिनेंट थे, उन्होंने इडिपस रेक्स और एंटीगोन जैसा बहुत फेमस ट्रेजेडी लिखा हुआ है। तो उनका बारे बता रहे हैं कि क्योंकि ये इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस है तो ये हमेशा से ये सुनाई देता हुआ। तो सोफोक्लिस जब बैठे थे ईजियन सी में, ईजियन सी आपका मेडिटेरेनियन सी का एक पार्ट है जो ग्रीस और टर्की का बीच में पड़ता है, उसको एजियन सी कहा जाता है। तो भाई ईजियन सी का किनारे बैठ करके सोफोक्लिस भी अपना ट्रेजेडी लिखते समय उनको सुनाई दिया होगा, ऐसे ही वेव्स जो कुरेद के लेके जा रहा है, ऐसे ही जो नोट ऑफ सैडनेस, ऐसे ही जो धुन है वो सुनाई दिया होगा, और वहीं से वो भाप लिए होंगे कि ह्यूमन मिजरी इज इटर्नल। जो टर्बिड इन द सेंस बहुत ही ज्यादा ट्यूमल्टस, बहुत ही ज्यादा परेशानियों से भरा हुआ। ठीक है। एब एंड फ्लो, बार बार ये जो ज्वार आ रहा है, भाटा आ रहा है, कोई चीज बहुत ही तेजी से फ्लो होते हुए जा रहा है, वहीं वापस टान के खींच के लेके जा रही है। जो कंटिन्यूअस एक अपहीवल चल रहा, कंटिन्यूअस एक टेंशन चल रहा, इसी में उन्होंने भाप लिया होगा ह्यूमन मिजरी को। मानव जिंदगी का जितना भी दुख कष्ट ग्लानि है उसको वो समझ लिए होंगे, ठीक जैसे मैं आज समझ रहा हूं। ठीक है। तो ये एक और सिंबोलिज्म यहां सी का निकल के आता है कि सी इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट। वो एक तरीके से गॉड का एजेंट है, वो डिवाइन एजेंट है जो प्रीच करता है ह्यूमन लाइफ का जो एसेंस है कि कितना भी लाइफ में तुम बड़ा कुछ अचीव कर लो, अल्टीमेटली डेथ के सामने तुमको हार ही जाना है। सो लाइफ इज अल्टीमेटली अ फेलियर। हु कैन गिव कंफर्ट? ओनली रिलीजन। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। और हम ही मतलब यहाँ पोएट अपना और अपनी वाइफ का जो उनका लिसनर है उनका बात कर रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ, और एक तरीके से वी इन द सेंस वो पूरा ह्यूमैनिटी का भी बात एट लार्जर सेंस कर रहे हैं कि हम लोग को भी अभी यही सेम साउंड में वही थॉट आ रहा है। आज ये जो दूर के नॉर्दर्न सी में बैठे हुए हम लोग सुन रहे हैं, हमको भी वही थॉट आ रहा है। द सी ऑफ फेथ। अब आता है सी का सबसे बड़ा सिंबोलिज्म, दैट इज रिलीजियन, फेथ। The sea of faith was once too at the full, and round the earth's shore lay like folds of a bright girdle furled. तो जो फेथ का सी था, रिलीजियन का सी था, क्रिश्चियनिटी का सी था, वो भी एक वक्त ऐसा था जो पूरा धरती में समाया हुआ था। धरती के हर शोर में, हर बीच में उसका लहर आता था और वो प्यूरिफाई कर देता था। ठीक है। जितना भी इम्प्योरिटीज था, जितना भी दुख था, जितना भी मिजरी था, सबको वो प्यूरिफाई कर देता था। और वो एक गर्डल जैसा लिपटा हुआ था। गर्डल यानी उनका कमर बंधन। ठीक है। तो जैसे गर्डल इंसान का कमर का चारों तरफ घेर के रखता है, सराउंड करके रखता है, तो वैसे ये जो सी ऑफ फेथ है, ये जो रिलीजियन था, ये भी एक तरीके से पूरा धरती को एक तरीके से सराउंड करके रखा था, उसको फोल्ड करके रखा था, उसको प्रोटेक्ट करके रखा था। ओके। फोल्ड यानी आपका मतलब folded. But now I only hear its melancholy, long, withdrawing roar. लेकिन अभी मुझको सिर्फ क्या सुनाई दे रहा है? इसका दुख भरा, melancholy यानी sad, long, लंबा, withdrawing मतलब पीछे हटने वाला, roar यानी शोर, आवाज। सिर्फ और सिर्फ मुझे इसका पीछे हटने का आवाज सुनाई दे रहा है। अब तक जो टाइड एंड एब था, जो आना और जाना था, वेव पीछे जा भी रही थी और वेव दोबारा आ भी रहा था। अच्छा, इसका एक और सिंबल क्या है कि पहले क्या होता था कि ऐसा नहीं था कि रिलीजन हमेशा से एकदम कॉन्स्टेंटली आगे ही आया है। रिलीजियसनेस कभी आदमी का मन से कम गया है, कभी वापस आ गया है। यही तो है, वेव एक बार आता है सामने, एक बार पीछे हट जाता है, फिर आता है। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी इतना ज्यादा रिलीजियन का कमी नजर आ रहा है कि वो बस पीछे ही हटते नजर आ रहा।
वो एक भी बार और सामने नहीं आ रहा है. इट इज नॉट रिटर्निंग. ओके, इट्स नॉट कमिंग टू प्यूरिफाई अस लाइक इट वंस डिड. रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड. रिट्रीट मतलब पीछे हटना, बैक मूव करना. तो ये पीछे ही हट रहा है. ब्रेथ ऑफ नाइट विंड, ये जो रात का हवा है, ये जैसे पीछे हट रहा है, इसके साथ साथ ये वेव भी पीछे हट रहा है. डाउन द वास्ट एजेस ड्रेयर एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड. एज मतलब होता है किनारा. ड्रेयर इन द सेंस ड्रेयरी मतलब ड्राइड अप, ठीक है, या डिप्रेस्ड. तो ड्राइड अप भी है एक तरीके से, क्योंकि अगर समंदर का लहर पीछे हट जाएगा तो सूखा जमीन पड़ा रहेगा. और एक तरीके से अगर फेथ का जो समंदर है वो पीछे रह जाएगा तो जिंदगी भी बंजर सूखी पड़ी हुई रहेगी, उसमें कंफर्ट देने वाला कोई नहीं रहेगा. तो क्या पड़ा है हुआ है अभी, फेथ हट गया है तो क्या पड़ा हुआ है, नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड. शिंगल्स मतलब होता है ढेर सारा पेबल्स एक साथ रहते हैं ना, उसको शिंगल्स कहा जाता है. बीच में आपको खास करके पाया जाएगा. तो दुनिया का बीच से जब ये फेथ हट गया तो सिर्फ और सिर्फ रूखा सूखा पत्थर पड़ा हुआ है, परेशानियां पड़ी हुई है, मिजरीज पड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, सैडनेस, कंफ्यूजन, ये सब पड़ा हुआ है. नेकेड, एकदम अपना उलंग रूप में, इसको ढकने वाला कोई नहीं है, इसको आबरू देने वाला कोई नहीं है. लव, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर. For the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy nor love nor light. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, अब वो फिर से अपना जो पत्नी है, जो लवर है, उसको एड्रेस कर रहे हैं कि चलो हम दोनों एक दूसरे के प्रति ट्रू रहे, ऑनेस्ट रहे. यही क्या है, यही एकमात्र आजकल का जो परिस्थिति है कि फेथ नहीं है, रिलीजियन नहीं है और चारों तरफ कंफ्यूजन है. बस इससे लड़ने का एकमात्र उपाय हम लोग के पास है, दैट इज लव एंड ऑनेस्टी. तो चलो कम से कम वही अस्त्र लेके हम लोग प्रिपेयर्ड रहे. हालांकि इसका कोई गारंटी नहीं है कि इतना बड़ा जो हम लोग का एनिमी है, रिलीजियन जिस तरीके से हम लोग को गार्ड करके रखता था, उसी सेम पोटेंशियलिटी के साथ लव भी गार्ड करेगा कि नहीं, उसका गारंटी तो नहीं है. लेकिन हम लोग के पास और कोई उपाय भी नहीं है, बस लव ही हम लोग का हाथ में पड़ा हुआ है. तो चलो जो हाथ में है उसी को लेके लड़ते हैं, उसी को लेके खुद को शील्ड करते हैं. ओके, क्यों? फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस. क्योंकि जो वर्ल्ड हम लोग के सामने दिख रहा है ना, लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की दुनिया जैसा वो दिख रहा है, इतना वो वैचित्रपूर्ण दिख रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है, इतना नया दिख रहा है, ये सब एक झांसा है. ऑल ऑफ दिस इज अ फसाद, ऑल ऑफ दिस इज एन इल्यूशन. ठीक है, एक्चुअली में ये क्या है, हैथ रियली, हैथ यानी हैज, ए आर्काइक ओल्ड इंग्लिश यूज है. एक्चुअली में इसके पास कुछ है नहीं, ना इसके पास खुशी है, जॉय, नॉर लव, ना इसके पास प्यार है, ना ही तो इसके पास रोशनी है. रोशनी इन द सेंस किस चीज का रोशनी, उम्मीद का रोशनी, उम्मीद का किरण, होप, ठीक है, डिविनिटी, रिलीजियसनेस, कोई चीज का इसके पास रोशनी नहीं है. नॉर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड यानी सर्टेनिटी, एक निश्चयता, वो भी नहीं है. नॉर पीस, शांति नहीं है. नॉर हेल्प फॉर पेन, जब कोई दुख में हो तो उसका लिए एक सहायता का हाथ बढ़ाने देने वाला, एक मदद का किरण देने वाला कोई नहीं है. बस दिखने का ही ये जगमगादार है, दिखने का ही ये खूबसूरत है. एक्चुअली में इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड. ओके, एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्क लिंक्ड. बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये लास्ट जो 2-3 लाइन्स होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्क लिंक्ड. डार्क लिंक यानी द डार्कनिंग, आप समझ सकते हैं कि अंधेरा होता हुआ. ठीक है, किस चीज का अंधेरा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन का अंधेरा, परेशानियों का अंधेरा, क्योंकि यहाँ पे रोशनी देने वाला, उम्मीद का किरण देने वाला रिलीजन तो हट गया है, तो अब सिर्फ और सिर्फ अंधेरा पड़ा हुआ है. Swept with confused elements of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. Swept with मतलब ये पूरा भरा हुआ है, full with, overwhelmed with, confused alarms. ठीक है, alarm मतलब यहाँ पे एक संकेत, एक विपद संकेत, of struggle and flight. Flight मतलब भाग दौड़, और struggle यानी संघर्ष, संग्राम, लड़ाई. तो सिर्फ यहाँ पे युद्ध का आवाज सुनाई दे रहा, सिर्फ यहाँ पे डेंजर का अलार्म सुनाई दे रहा, सिर्फ यहाँ पे भाग दौड़ मचा हुआ है, अंधेरा ये पूरा जमीन में. क्यों और कैसा ये जमीन है, कि अंधेरे में क्या हो रहा है, where ignorant armies clash by night. जहां पे ignorant यानी जिसको कुछ पता नहीं है, तो ऐसा एक आर्मी, ठीक है, ऐसा सेना क्या कर रहा है, अंधेरों में एक दूसरे से भिड़ रहे, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिस सेना को कुछ पता ही नहीं है कि सामने कौन है. जाहिर सा बात है, अगर अंधेरे में लड़ाई होगा तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा आप मार किसको रहे हो, अपना दोस्त को मार रहे हो या अपना दुश्मन को मार रहे हो, पता नहीं चलेगा ना. तो आज का दुनिया का हालत भी तो वैसा ही है.
आज यहाँ आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है, आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि दुनिया आपके सामने दिखा तो बहुत लैंड ऑफ ड्रीम्स, ब्यूटीफुल दिखा तो सब वैसा रहा है, लेकिन अंदर से किसी के पास भी ना लव है, ना पीस है, ना आपको हील करने का चाहत है, ना आपको हील करने का समय है, कोई नहीं है, सब कुछ एक झांसा है। तो इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। अच्छा, अब ये जो इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, इसका एक छोटा सा एल्यूजन भी है। ये हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर से लिया गया है। ग्रीक एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन थुसिडाइड्स ने इसका एक लिखा था, इसका अकाउंट लिखा था। 413 बीसी में एथेंस और स्पार्टा के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ था सिसिली में, तो उसमें भी ऐसे अंधेरों में आर्मियों का लड़ाई हुई थी। तो उसी चीज को यहाँ पे दिखाते हुए पोइट बता रहे हैं कि हम लोग का भी ऐसा ही हाल है, रिलीजियन का रोशनी नहीं है और हम लोग अंधेरे में, कंफ्यूजन में खुद के साथ या दुश्मन के साथ लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग को खुद भी पता नहीं। तो एक बहुत ही पेसिमिस्टिक, एक बहुत ही हताश टोन में ये पोएम एंड होता है, क्योंकि पोएट को सच में समझ में नहीं आता कि ये दुनिया जिसमें रिलीजियन नहीं है, वो दुनिया का क्या होने वाला है। और एक तरीके से देखा जाए तो उनका ये भविष्यवाणी कह लीजिए या उनका ये डर देख लीजिए, वो आखिरकार सच होता भी है, क्योंकि आगे 2 बड़े विश्व युद्ध होते हैं और उसके बाद दुनिया का हाल कैसा हो जाता है वो सबको पता है। टर्न्स इनटू लिटरली अ वेस्टलैंड एज टी एस एलियट हैड थॉट। ओके, तो ये था पूरा पोएम। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस अपकमिंग आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल गाइस एंड थैंक